बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज फिर बहुत फॉग थी और बहुत फॉग का मतलब है कि डेंस फॉग, जिसकी वजह से तमाम शाहराएं भी बंद थी और ज़ाहिर मोटरवेज भी बंद है। इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं तो अपने जो एहतियात का दामन है ना, स्टीयरिंग के साथ साथ, हैंडल के साथ साथ, उसको भी नहीं छोड़ना। और हमसा, ये जो हम इनहेल करते हैं ना, स्मॉग जिसे कहते हैं, आजकल तो फॉग चल रही है लेकिन चले स्मॉग भी इसके साथ साथ ही है। वो स्मॉग बहुत सारे सिगरेट्स पीने के बराबर है और हमें पता है कि सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह। लेकिन एक और रिसर्च हुई है और ये रिसर्च जो है एक आर्टिकल की सूरत में उन्होंने पब्लिश किया फाइनेंशियल टाइम्स में, और वह है इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन्स इन पेंडेमिक। और पता है उसमें उन्होंने क्या लिखा है? क्या लिख दिया? उन्होंने लिखा कि ये जो कैद तन्हाई होती है ना, ये जो तन्हाई की अजियत है, जिसपे इतने हिजर और विसाल के शेर भी लिखे, फिराक के शेर लिखे जाते हैं, ये तन्हाई जो है ये इसके बराबर है कि एक इंसान जो है ना 1 घंटे में 15 सिगरेट्स जो पी ले, उसका जितना सेहत के ऊपर फिजिकल असरात होते हैं, पेंडेमिक के उतने ज्यादा हो रहे हैं इस पेंडेमिक के तन्हाई के। जो लोग अकेले हैं या फिर उन्हें नहीं कोई गुफ्तगू करने के लिए दस्तयाब है, और आजकल नहीं है, हम सब लोग अपने अपने टेक्नोलॉजी के साथ, फ़ोन के साथ मसरूफ़ होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो पेंडेमिक में कहीं वो अकेला ना रह जाए, तो इसलिए उसका ख्याल रखें, इर्द गिर्द ज़रूर देखें। और अगर आप तनहा महसूस कर रहे हैं तो दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। हम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी दोस्तियाँ कम होती जा रही हैं, सोशल सर्कल कम होता जा रहा है। चलें, सीधा दोस्त रखें, लेकिन दोस्त रखें ज़रूर जिनसे आप दिल की बात कर सकते हो, वरना हम डिप्रेशन में चल जाते हैं। हमारी तो कोई सुन ही नहीं सकता, हमें तो कोई समझ ही नहीं सकता। हमने एक्चुअली कोशिश ही नहीं की। और यही डिप्रेशन है जिसको वो कह रहे हैं कि इसके फिजिकल असरात जो है, ये नहीं है कि वो सिर्फ आप परेशान हैं, आप उदास हैं, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सेहत पे असर पड़ता है उतना ही जितना कि एक स्मोकर को पड़ता है, जो कि चेन स्मोकर हो, मुसलसल सिगरेट पी रहा हो। सो पहले ही हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उससे हम सिगरेट ना पीते हुए भी हम सब की सेहत जो है उतनी मुतासिर है जितने स्मोकर्स की होती है। ऊपर से हम जो है उदास भी हों, परेशान भी हों, डिप्रेस भी हों, तन्हाई का शिकार भी हों, तो इसका मतलब है कि हमने तो अपनी सेहत को खुद खतरे में डालिए। तो खुद को खतरे में मत डालिए, दोस्त बनाइए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए। और अगर आप किसी को खामोश देख रहे हैं तो उससे ये ना पूछिए तुझे क्या मसला है, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ रवाबत बढ़ाएं ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो। वो आपको खुद बता देगा भाई मुझे ये मसला है। बातचीत करना, हंसना, बोलना, इसलिए तो कहते हैं मुस्कुराहट भी एक सदका है। सो आप सब ये सदका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आजकल उतारें और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा दें। सो एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। ऑपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत गिराने का ख्वाब, पीडीएम का फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल है। पीडीएम के अहम इजलास से बिलावल जरदारी फिर गैर हाजिर रहे, शेख रशीद ही आपको हलवा खिलाएगा, वजीर दाखिला का पीडीएम को पैगाम। बेरोजगारी और महंगाई के तूफान ने मुल्क की इक्तिसादियात की चूल्हें हिला दी, मगर हुकूमत माली साल के पहले 6 माह पीएसडीपी का महज 29% इस्तेमाल कर सकी। माली साल के दौरान पीएसडीपी के लिए 577 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत ने सिर्फ 168 अरब रुपए खर्च किए। हुकूमत कोरोना और दीगर कुदरती आफात के लिए फंड्स भी इस्तेमाल करने से कासिर। पीटीआई हुकूमत के जरिए इंकलाब लाने के दावे कहाँ गए? हुकूमत ने काश्तकारों को खाद माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। गुज़िश्ता अक्टूबर से जनवरी तक डीएपी खाद 800 रुपए महंगी हुई। किसान और मईशत दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। डीजल की कीमतों में हर दिन 15 दिन बाद इजाफा, किसानों की कमर टूट गई। जी बिल्कुल, हर मामले पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये बिल्कुल इस पूरी ये जो सिचुएशन एक बन गई है ना, एक स्टोरी बन गई है भारत के अंदर, ये उस पे बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि अब ऐसी चैट्स लीक होना शुरू हो गई हैं। व्हाट्सएप ने तो क्या करना था, ये चैट्स ऐसी लीक होना शुरू हुई हैं कि क्लियर हो गया है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल दुरुस्त था। बिल्कुल सर, सेकुलर जमहूरियत के दावे करने वाले भारत की जो है ना वो कलई खुलती जा रही, उतरती चली जा रही है। इससे पहले ईयू की डिसइंफो लैब का स्कैंडल हम सबके सामने है कि किस तरह से पूरी दुनिया ने इस चीज़ को जाना कि इंडिया ने प्रॉपर इस तरह से डिसइंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में फैलाई। और अब और अर्नाब गोस्वामी की लीक गुफ्तगू ने मोदी का फाशिस्ट चेहरा
चेहरा जो है ये बेनकाब कर दिया है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा सर कि मुसलसल ये जो चेहरा भारत का खुलकर सामने आ रहा है, उनके नाम नहाद दावों की जो कलई है वो खुलती और उतरती चली जा रही है, क्या दुनिया को भारत का ये नया चेहरा दिखाना और इसको पहचान कराना पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल रहा है? देखिए, पाकिस्तान तो उनका चेहरा मुसलसल दिखा रहा है। आपको याद होगा 14 नवंबर को मैंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मैंने वो डॉसियर पेश किया था, जिसमें हमने वो शवाहिद दिए थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में किस तरह दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहा है, किस तरह फाइनेंस कर रहा है, किस तरह मटीरियल प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह मुख्तलिफ तरह जो सरजमीन है गिरदो नवाह की और अपने मुल्क की इस्तेमाल कर रहा है, हमने वाज़े कर दिया। फिर हमारे इन इंकशाफात को तक़वियत मिलती है जो डिसइंफो लैब EU की आती है, उनके इंकशाफात वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने 750 के लगभग जाली NGOs, जाली वेबसाइट्स कायम की जिनके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ तुहमत और मलामत की गई और इल्जामात लगाए गए बिला वजह, और पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी प्रोपेगेंडा और स्मेयर कैंपेन कायम की गई। हमने नहीं, ये तीसरी पार्टी ने इंकशाफ किया। और अब चौथा आप ये देखिए, ये जो आपके सामने ये जो चैट आया है अर्नाब गोस्वामी और दास गुप्ता के दरमियान, इससे वाज़ेह हो गया कि हिंदुस्तान ने सियासत के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए एक नाटक रचाया, अपने 40 के करीब सिपाहियों को मरवाया और उनकी मौत पर अपनी जो सियासत है चमकाई और अपने इलेक्शन की जीत की राह हमवार की। ये अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। इससे जाहिर ही होता है कि आज दिल्ली में एक ऐसी गैर जिम्मेदार हुकूमत है, वो अपने मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो लोगों को मरवा सकती है, वो इम्तियाजी कवानीन पास करवा सकती है, वो अक़लियतों को निशाना बना सकती है। इससे आपके सामने है बाबरी मस्जिद का जो है वाक़या आपके सामने है, और फिर अदालतों के फैसले आपके सामने हैं, सब बरीउल ज़िम्मा हो गए। ये पूरा नक्शा जब आप सामने रखते हैं तो दुनिया के सामने ये आया हो गया कि वो भारत जिसको वो डेमोक्रेटिक समझते थे, वो भारत जिसको वो सेकुलर समझते थे, आज वहाँ एक फैशिस्ट हिंदुत्वा रजीम का कब्जा है। सब इदारों पर वो गालिब आ चुकी है और सब उसके ज़ेर हो चुके हैं। तो फिर इंडियन मीडिया जो है उसका एक हिस्सा जो हुकूमत का आलाकार बना हुआ है, और वो उस हिस्से को जो एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। अब जिम्मेदारी आयद होती है बैन अक़वामी कम्युनिटी पर, हिंदुस्तान को अकाउंटेबल ठहराए, क्योंकि वो इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दांव पर लगाने का इरादा रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बालाकोट का मामला हो, दरअंदाजी का या पुलवामा का मामला हो, सब कुछ खुल के सामने आ गया। भारत के अंदर एहतजाज हो रहा है। कांग्रेस की बात कर लें, अपोजिशन पार्टीज़ की बात कर लें, वो कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय हुकूमत है उनका मौक़िफ़ बड़ा सीधा सा है, वो कहते हैं ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, लोग तो भूल जाएंगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या आप समझते हैं ये इतनी बड़ी बात नहीं है और ऐसे ही अक़वाम आलम इसको भूल जाएंगे? पाकिस्तान भूलने देगा किसी को? देखिए, पहली बात तो ये है, अक़वाम आलम को ये सोचना चाहिए कि इसकी बुनियाद पर जो 26 फरवरी को इन्होंने बालाकोट पर हमला किया, पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया, हमारी सॉवर्निटी को वायलेट किया, उसका नतीजा क्या निकल सकता था? शुक्र है कि वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फर्ज कीजिए हलाकतें हो जाती, ठीक है, फर्ज कीजिए इससे ज्यादा नुकसान हो जाता। जिस दिन पाकिस्तान ने दूसरे दिन रिटेलिएट किया 27 फरवरी को हमने एहतियात बरती और हमने ये फैसला किया था कि हमने अपनी सलाहियत का इजहार करना है, जानी नुकसान नहीं करना। फर्ज कीजिए
वहाँ जानी नुकसान हो जाता, तो क्या इस वाक़े से एक साउथ एशिया जहाँ एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट मौजूद है, वहाँ एक जंग छिड़ने का खदशा नहीं था? इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत क्या हो सकती है? और इस पर दुनिया खामोश रहेगी? मैं समझता हूँ भारत की ऑपोजिशन ने अगर ये मुतालबा किया है तो ये बड़ा जायज मुतालबा है, और ये कह देना कि वो पाकिस्तान की जबान बोल रही हैं गैर जिम्मेदाराना, और ये तोहमत है, वो पाकिस्तान की नहीं, वो कह रहे हैं हम हकायक के पर्दा उठाना चाहते हैं कि क्या हमारे यहाँ ऐसी हुकूमत है जो सियासत के लिए इस हद तक आगे जा सकती है। बिल्कुल सर, ये भी फरमाइएगा, जो बाइडन की जो नई इंतज़ामिया है वो भी अब इख्तियार जो है वो संभालने को है, जिसके साथ इस खित्ते में बहुत सारी तब्दीलियाँ, जिसमें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात के एक अहम फेज़ में है। और पिछले दिनों एक और किताब भी सामने आई, एनिमी ऑफ माई एनिमी, जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान के गठजोड़ को खुल के बयान किया गया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो या फिर केपी में इश्तियाल अंगेज़ी, इन तमाम वाक़यात को दुनिया के सामने पेश करके और भारत का सही चेहरा सामने लाने में हमें और किन चैलेंजेस का सामना है और हम किस तरह से इस मामले को अब हैंडल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जिसका हम सामना कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम। हम चाहते हैं जो गुफ्तगू शुनीद का आगाज हुआ है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे और वहाँ अमन और इस्तेहकाम हो, वहाँ खुशहाली हो। लेकिन चैलेंज ये है कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हैं और बाहर भी ऐसी कुव्वतें बैठी हैं जो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही हैं और जो इसमें रखना अंदाजी डाल रही हैं, वो मुश्किलात पैदा कर रही हैं और जो मज़ाकराती अमल है उसमें वो रुकावटें डालते हैं और उस चीज़ को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में वो रुकावटें खड़ी कर रही हैं। ये एक चैलेंज है जिसका मैं समझता हूं कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू आपने सुनी है। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, शामिल गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ब्रिगेडियर साहब, खुद ही चेहरे अयां हो रहे हैं, खुद ही मामलात सीधे होते जा रहे हैं, जो कलई है वो खुद ही उतरती जा रही है, जो पीछे प्लस्तर हुआ हुआ है वो सामने आ गया, चेहरा जो है वो खुल के सामने आता चला जा रहा है। आप क्या देखते हैं इसको कि क्या भारतीय हुकूमत का जो दावा है, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि वो जो सोच रही है ये मामला लोग भूल जाएंगे, दुनिया भूल जाएगी, क्या वाकई ये जल्दी भूल जाएंगे और फिर कुछ नहीं होगा, भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठेगी? देखें, ये भूलने की बात नहीं है और यह हमेशा से भारत का ये अंदाज रहा है कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसी शर्मगेजी करता है कि अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करता है और वोट लेने के लिए उनको मांगते हैं। देखें, मैंने एंटी पाकिस्तान, एंटी कश्मीर एक्टिविटी की है, लेकिन बात यह है कि इसको हम कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से फॉलो अप करते हैं, दैट मैटर्स मोर। तब लोग और दुनिया याद रखेगी। बिल्कुल उसने गलत किया और ये पता था, उस वक्त भी चीज़ें लीक हुई थी, ये एक स्टेट ड्रामा किया है इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के लिए और उसके बाद पाकिस्तान की स्पेस वॉलेट की। हमने बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर बिहेव किया और हमने रिस्ट्रेंट किया, वी नेवर वांटेड टू फर्दर एस्केलेट हो जाए। लेकिन अब ये है कि इसको हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारी कश्मीर कमेटी, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, जॉइंट पार्लियामेंट और सेनेट के, दे शुड गो आउट ऑफ द कंट्री, मूव टू यूनाइटेड नेशंस, मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, इस्लामिक ममालिक में, वहाँ जाके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग हैं, सबको बताया जाए और एक एक चीज़ बताई जाए। डोजियर देना इज़ मोर ईजी बट टू फॉलो इट अप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपने जो परमानेंट मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन के, उनको हमने कैसे अप्रोच करना है, हमने उन्हें केस बिल्ड कैसे करना है, हमने FATF में इंडिया को अब लेके कैसे जाना है, हमने उन ममालिक से बात करनी है जो उसके मेंबर्स हैं, ताकि इंडिया को भी पता चले कि नाउ पाकिस्तान इज इमर्जिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सॉवरन स्टेट। ये हमने करना है और इसके लिए जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपना काम बहुत अच्छा करते हैं। बात भी की यूनाइटेड नेशन में, बड़ी फोर्सफुल तरीके से स्पीच की, बट देन वी नीड टू फॉलो इट अप। जिसमें हमारी कमजोरियाँ, हमने डोजियर जमा करा दिया, हम समझते हैं हमारा काम हो गया, वी हैव टू फॉलो इट।
सर EU डिसइंफो लैब हम सबके सामने है, वहाँ पर तो कानून बहुत सख्त है इस तरह के मामलात को लेके। अगर हम उस सरजमीन पर इस मामले को उठाएं कि वहाँ पर वॉयलेट किया गया है लॉज को, रूल्स को, और इस तरह से एक बाकायदा जिसे कहना चाहिए इब्लाग की दहशतगर्दी के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है, और फिर जिस तरह से किताब सामने है, यही ओपन कन्फेशन है एनिमी ऑफ माई एनिमी, वो लिख रहे हैं उसमें कि हम किस तरह से बलूचिस्तान में दरअंदाजी करते हैं, किस तरह से हम KP में भड़काते हैं लोगों को, उनके जज्बात जो हैं उनको इश्तियाल दिलाते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर फितना और फसाद पैदा किया जा सके। सो ये तमाम एविडेंसेस जो हैं इनको हम इस्तेमाल करने में हमें आपके ख्याल में क्या स्टेप्स फर्दर लिए, किस तरह से हम इस मामले को आगे लेके जाएं? आज तक तो हम पर ही दहशतगर्दी के परवरदा होने का इल्ज़ाम लगता रहा। देखें, पिछले 15 साल से EU डिसइंफो लैब में इंडिया किस तरीके से पैसा पंपिंग कर रहा है, कैसे पूरे वर्ल्ड के माइंड को पॉल्यूट किया हुआ है। इसी वजह से अगर आपने देखा हो कि हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान में टेररिज्म की बात करते हैं, इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, इंडियन ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं, डोंट बाय आवर आइडियाज, नेवर कैश आवर रिव्यू पॉइंट इस उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतना वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है कि वो नहीं होता, इसलिए वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। सेकंड बात यह है कि इंडिया की इस वक्त अमेरिका को ज़रूरत है एज ए प्रॉक्सी, ताकि वो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करके हमारा सीपेक मनसूबा न बनने दे। चाइना को इनसर्कल करने के लिए वो इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं साउथ चाइना सी में और लद्दाख में, ये प्रॉब्लम है। और फिर उनके ज़ाहिर तजारती जो इंटरेस्ट है वो अलग हैं, लेकिन हमने क्या अभी तक अपना इस केस को लेके आगे चले हैं डिसइंफो लैब के? क्या हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, साइबर क्राइम्स की वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हमने वो केस टेकअप किया है? क्या कि हमारी प्रॉब्लम थी कि हम एकदम इशू होता है हम करते वजह हैं, क्या है सर? हम क्यों नहीं कर रहे आपके ख्याल में, क्या वजह है? लेकिन बट ऐसे कि फॉलोअप आपको चाहिए कि आपकी जितनी एजेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, आपकी साइबर क्राइम्स है, उसके बाद आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, यू हैव टू सिट एंड वर्क एंड पुट अप अ वेरी जॉइंट केस, और इसको लेके आगे चलना चाहिए उन जगहों पर जहाँ ये सुने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इस और हमारे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हाउसेज हैं, दे हैव टू ऑल वर्क आउट जॉइंट स्ट्रेटजी, इसको लेके चलें और निकालें इसको दुनिया के, इसका मुंह और काला चेहरा तो मखलूक दिखाएं। ये नरेंद्र मोदी एक नहायत ही कनिंग दहशतगर्द है और RRS का कमांडर भी है, और इसमें 4-5 का टोला है जिसमें अर्नाब उस्मानी इज पार्ट ऑफ दैट। जो ये आता है रिपब्लिक में, मैं जाता था, इसके प्रोग्राम में मैंने जाना छोड़ दिया क्योंकि ये अननेसेसरी बातें करता है, सिर्फ पाकिस्तान बैशी और जो RRS का अखंड भारत का नरेंद्र मोदी के एजेंडे को लेके चलता है। लेकिन देखिए किस चीज़ एक्सपोज हुआ है। यही अगर बात पाकिस्तान की तरफ से हुई होती, आप देखें दुनिया में कहराम मच गया होता, शोर मच गया होता। बिल्कुल सही। ये फर्क होगा, इसलिए वी हैव टू लुक इनवर्ड इन आवर ओन हाउस कि हमने क्या करनी। बिल्कुल, हमें फॉलो अप इसको करना होगा। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे। ये मामला वही है कि वो देखें वो कैसी बातें कर रहा था, और जब चैट निकली है तो पता लगा वो जो 40 उनके फौजी मारे गए थे उनकी हुकूमत की जानिब से ही, उस पर वो कितना खुश था कि मेरी रेटिंग किधर ऊपर पहुंच गई। और इसी के लिए हमने बहुत पुराना सुना हुआ है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। सो ये हमें पता है कि ये फिलॉसफी जो है एग्जिस्ट करती थी, यही बुनियाद थी हमारे दो कौमी नजरिए की। और चाणक्य फिलॉसफी का वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त है, वो भी खुल के सामने आ गया कि अफगानिस्तान को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए। लेकिन हमजा, जो बाइडन ने जो सिलेक्शन की है अपने कैबिनेट की, उसमें 20 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, जिनमें से 17 वो हैं जो कि व्हाइट हाउस जो कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्लेस है, वहाँ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो हमें ये देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम कितनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं पाकिस्तान का सही चेहरा दुनिया को मुतारिफ कराने में। हमारे ताल्लुकात कैसे हैं ये अक़वाम आलम के साथ, हमें ये भी देखना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ मुल्की सियासत की बात कर लेते हैं। वैसे तो अपोजिशन इत्तेहाद अभी तक हुकूमत को परेशान करने में बिल्कुल ही नाकाम रहा है, मगर PDM जलसे जुलूसों और एहतजाज से मुल्की सियासत में थोड़ी बहुत जो हलचल है ना वो मचाए रखे हुए है, और हुकूमत को थोड़ा बहुत उधर ध्यान देना पड़ रहा होता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे PDM जो है ना वो अब एजेंडाज ढूंढ रहा है कि अब कौन से एजेंडाज है जो किए जाए। पिछले दिनों एक जो ऐलान हुआ है जलसों का, उसमें कश्मीर डे के ऊपर भी एक जलसा है, उसमें इजराइल के ऊपर भी एक जलसा है। सो जो PDM का बेसिक मौक़िफ़ था ना वो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जा रहा है। लेकिन PDM फॉरेन फंडिंग केस को लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का मैदान सजा रही है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने फॉरेन फंडिंग को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया था। ये और बात है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो मौजूद नहीं थे। अच्छा, जब मरीम नवाज से सवाल हुआ तो उन्होंने आगे से कहा कि जी वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या करने आना था। खैर वज़ीर आज़म के खिलाफ
फॉरेन फंडिंग केस 6 बरस से ज़ेर इल्तवा है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये मौलाना साहब कह रहे थे। और इमरान खान ने मदर ऑफ NRO लेकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और पार्टी फंड के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए। और एक और बात जो सामने आई वो ये कि जो स्टेटमेंट दी गई है PTI की तरफ से इलेक्शन कमीशन में, वो ये कि उनके एजेंट्स जो हैं वो कलेक्शन, इस तरह की कलेक्शन में मुलव्वस थे, जो कि एक मतलब एक अजीबोगरीब किस्म का कन्फेशनल स्टेटमेंट कह लें या फिर एक एतराज़ है ऑपोजिशन की जानिब से। तो ये कहा जा रहा है कि कन्फेशन कर ली है, कन्फेशन कर ली है, लेकिन अब क्या सूरत हाल है इस पर जानेंगे हम। रहनुमा PTI हमारे साथ हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि अब सियासी मामलात सड़कों और मुजाहिरों से तय होंगे जब दोबारा इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे के पास आ चुके हैं। क्या हुकूमत संजीदा हो जाए तो फिर मामलात पार्लियामेंट में संभाले जा सकते हैं? कोई तो प्लान होगा जो इसमें आप ये सोचते हो कि मुल्क के अंदर इंतशार और बदअमनी और बेसुकूनी को ख़त्म करके कोई बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। देखिए जी, पार्लियामेंट हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से कोरोना की वजह से ज़ाहिर है वो हर जगह पे पाबंदियां थी, बंदिशें थी, इसलिए पार्लियामेंट में वो एक थोड़ी सी एक्टिविटी कम रही। वरना इन दिनों में सेनेट का इजलास तो चल रहा है, असेंबली का शायद इजलास भी हो जाएगा। और जहाँ तक बात है सड़कों पे और इलेक्शन कमीशन, तो ये एक ममनुआ फंडिंग का केस था जो PTI के ख़िलाफ़ भी था। PTI के एक बंदे को जिसको निकाला गया, अकबर शेर बाबर, और PTI पे जब इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कूद पड़ी तो हमने कहा कि इस तरह करें जी कि अगर फॉरेन फंडिंग का कोई इशू है तो सारी पार्टियों का कर लें। तो अब सारी पार्टीज़ का जो फंडिंग है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है। मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा है, पता चल जाए कि किस पार्टी को कौन कौन फंड करता रहा है और कौन सी पार्टी किन किन ग्रुप से फंडिंग लेके उनको फ़ायदा पहुंचाती रही है। और मुझे एक जमहूरी आदमी होने के नाते इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि ये आइनी इदारे इसीलिए बने होते हैं कि जो आइनी मामलात हैं इनकी जो है वो जहाँ तक तशरीह करनी है या कोई चीज़ फंसी हुई है उसका फैसला करना है तो इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करे। हम बिल्कुल ठीक है सदाकत अब्बासी साहब, यूं दिखाई दे रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस PTI हुकूमत और इमरान खान के इंसाफ की सियासी फिलॉसफी के बिल्कुल जो है ना खिलाफ जा रहा है कि रुकावटें जो है वो PTI की जानिब से सामने आ रही हैं। तो PTI हुकूमत इस मुकदमे में क्यों ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है? देखिए, पहले तो ये इसको फॉरेन फंडिंग नहीं कहते, ये ममनुआ फंडिंग केस है। और PTI तो बड़ी खुश है इस बात से कि एक दफ़ा चेक होना चाहिए। और हमने अपना 40,000 वो लोग जो फॉरेन नहीं हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो हमें 25 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं रेमिटेंसेस की शक्ल में, तरसीलात ज़र की शक्ल में, ये उन लोगों की फंडिंग है। और PTI ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पिछले 20-22 साल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व किया। वो PTI को सपोर्ट भी करते हैं। इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानी 90% ज़्यादा PTI को सपोर्ट करते हैं और वो PTI को फंडिंग करते हैं, जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है और उस रिकॉर्ड को बैंकों के ज़रिए हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और हर साल अपना जो है ना वो अकाउंट्स जमा कराते हैं। हम समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी और नून है उनके तो ठेकेदार हैं जो कमीशन ले लेके इनको पैसे देते हैं, तो ये बड़े फंस जाएंगे। आप देखिएगा आगे जाके। आज ये खुश हो रहे हैं कि शायद PTI फंसेगी। हम समझते हैं कि PTI विल बी द मोस्ट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी कि जिसकी फंडिंग का आपको रिकॉर्ड मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं, हम 40,000 बंदों का रिकॉर्ड दे रहे हैं, ये 10,000 का रिकॉर्ड कोई एक पार्टी दे सकती। इनका तो सारा काम ही मनी लॉन्ड्रिंग वाला है। तो बहरहाल एक लिहाज से अच्छी बात है कि वंस एंड फॉर ऑल पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI और बाकी JUI का भी मेरा ख्याल है ये फंडिंग चेक हो जानी चाहिए किसी की। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये बातें PTI को कुछ जेब नहीं देती, इसलिए कि जब पनामा स्कैंडल आया था तो आप लोग यही कह रहे थे रसीदें निकालो, मनी ट्रेल दो, मनी ट्रेल दो। अब अगर आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो सकते हैं कि नहीं होगा ऐसा कोई मामला, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी देने में क्या हर्ज है? इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? और मुसलसल अब तो कन्फेशन भी एक तरह से हो गया कि हमारे एजेंट्स जो हैं वो ले रहे थे ये सारी चीज़ें। तो अगर ऐसा है तो जितने आपके कलेक्शन अकाउंट्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स दे देने में क्या एतराज़ है? और अब तो मौलाना फजल रहमान भी मदर ऑफ NRO लेने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं जनाब इमरान खान के ऊपर। मुझे बताइएगा कि NRO की गर्दिश क्यों सुनाई देती है, कभी हुकूमत की तरफ से, कभी अपोजिशन की तरफ से? अवामी मसाइल, महंगाई, उनकी तकालीफ जो है ये क्यों पेश नज़र नहीं है ना हुकूमत के ना अपोजिशन के? देखिए, NRO की इसलिए अहमियत है और हम समझते हैं कि तीसरा NRO की बड़ी स्ट्रांग डिमांड आ रही है। पिछला आजकल जो ब्रॉडशीट का केस चल रहा है पूरा पाकिस्तान में, जिसका शोर शराबा है,
और हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है जो ब्रॉडशीट की पूरी तहकीकात करेगी ब्रॉडशीट के मामले की। वो ब्रॉडशीट क्या था कि बाहर एक कंपनी नैब ने हायर की और उन्होंने पाकिस्तान से चोरी किए हुए जो असासे हैं उनकी तहकीकात की, और जब तहकीकात हो गई और वो पैसे पकड़े गए तो वो नैब ने NRO दे दिया, और उस NRO के बायस वो जो लोग बाहर की कंपनियां तहकीकात कर रही थी उनको उधर ही छोड़ दिया गया। अब जैसे मियाँ साहब के उन्होंने $100 मिलियन पकड़े, उसका $20 मिलियन वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ा उसकी कमीशन, और जो $80 मिलियन था वो हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने NRO दे दिया था। तो ये इसकी स्टोरी है, और ब्रॉडशीट बता रही है कि किस तरह 2 NROs हुए, उस NROs में कितना पाकिस्तान का पैसा भी गया, पाकिस्तानी हुकूमत को, रियासत को जुर्माने भी हुए, और अल्टीमेटली बेनिफिशरी वही थे कि जिन्होंने चोरी चकारी की थी वो आज अपने वही असासे लेके फिर रहे हैं, और मुशर्रफ साहब ने इनको माफ़ कर दिया। इसीलिए हम समझते हैं कि जो PTI को शायद वोट इसलिए पड़ा है कि हमने एहतसाब का अमल को शफाफियत से चलाना है, और ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो NRO है अब तीसरा NRO नहीं होगा, इंशाअल्लाह सबको हिसाब देना पड़ेगा। उसका ताल्लुक नून लीग से है, PTI से है, पीपल्स पार्टी से है, JUI से है या किसी से है। और मौलाना फजल रहमान के जो उनके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अली अमीन गंडापुर ने, आपने देखा कि उनकी अरबों की प्रॉपर्टी है जबकि उनका जाहिर कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। तो एक दफ़ा हिसाब किताब होने दें, और जो लोग गड़े गए वो छुट जाएंगे, और जिन्होंने इस कौम को ठीक है। सदाकत अब्बासी साहब, ब्रॉडशीट केस का आप जिक्र कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने भी उसका जिक्र किया और यही कहा गया कि एहतसाब होगा। तो जिस शख्सियत के गिर्द ये ब्रॉडशीट केस ज़्यादा घुमाया जा रहा है और उनको हाईलाइट किया जा रहा है, वो तो पहले ही बाहर बैठे हुए हैं, तो अवाम किस तरीके से मुतमईन होंगे कि वाकई एहतसाब होगा? देखिए, ये बदकिस्मती है तीसरी दुनिया के मुल्कों की कि उसमें जो उनकी अशराफिया होती है, जिसको रूलिंग एलीट कहते हैं, वो कानून भी इतना नरम रखते हैं, वो इदारे भी इतना कमज़ोर रखते हैं ताकि वो अपना माल बना सकें, और वो माल इन सब गरीब मुल्कों का के जो हुक्मरान हैं उनका माल इसी तरह यूरोप में और अमेरिका में और इन मुल्कों में होता है। उसकी वजह ये है कि वो इदारे इतना कमज़ोर रखते हैं कि उनको पकड़ ना सकें, और इदारे जो है वो सिर्फ गरीब गुरबा को पकड़ने और उनको सज़ा देने के लिए होते हैं। तो ये सारा मामला है, और ब्रॉडशीट ने हम जो इल्ज़ाम लगा रहे थे उन इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित कर दिया कि पाकिस्तान में खाली नवाज शरीफ साहब के को $800 मिलियन जो है वो उन्होंने पकड़ लिए थे, और उसमें से $100 मिलियन तो सरफेस पे भी आ गए थे। इसी तरह बाकी 200 लोग हैं जिनके अरबों डॉलर जो है वो बाहर जिनकी टोटल वॉल्यूम है। तो पाकिस्तान तो को एक अगर $2-4 अरब भी मिल जाएं तो पाकिस्तान के सारे कर्ज़ों की और किस्तों की और जो मामलात हैं वो ठीक हो जाए। तो ये तहकीकात होगी और क्रॉस द बोर्ड होगी, और ये कमेटी बहुत जल्द आवाम को पाकिस्तान के साथ पैसा। वेरी मच सदाकत अली अब्बासी साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 दावे, जिनमें एक एहतसाब का था और दूसरा आवाम के दिन बदलने का था, वो 200 अरब वापस आने का था, वो 50 लाख घरों का था, वो करोड़ नौकरियों का था, और महंगाई के खात्मे का था, पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस खत्म करने का था। ये तमाम दावे जो हैं अवाम आज तक मुंतज़िर है कि इन दावों में भी कोई हकीकत और सच्चाई जो है उन्हें दिखाई दे। भूल जाती हैं, दावे इलेक्शन से पहले होते हैं, उसके बाद नहीं होते। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है मज़ीद बात करते हैं।